दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। बिहार में अगर कोई बदलाव होता है तो उसका असर देश की सियासत पर भी पड़ता है। आज ललन सिंह ने फाइनली जो है रिजाइन कर दिया है और अपनी जगह नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। आखिर इस रेजिग्नेशन का मतलब क्या है? नीतीश कुमार चाहते क्या हैं और उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? क्या वो इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका चाहते हैं? क्या वो फिर से पलटी मार सकते हैं जैसे कि अटकलें हैं, जैसे कि अफवाहें चल रही हैं, या फिर ये पार्टी को बचाने की एक कोशिश है? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संतोष सारंग हैं जो बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी, पहला सवाल यही कि ललन सिंह के इस्तीफे को किस तरह से देखा जाए? 19वीं सदी में एक फ्रेंच उपन्यासकार हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो मीडिया है, जो पत्र है, जो मीडिया है वो मानसिक वेश्यालय हो गया है। और जो पत्र मालिक हैं, यानी जो मीडिया के जो मालिक हैं, वे ठेकेदार हैं और पत्रकार दलाल हो गए। ये 19वीं सदी में वेस्टर्न कंट्रीज के एक उपन्यासकार ने कहा था। दरअसल पूंजीवाद और बाजार, आवारा जो बाजार है हमारा, वो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आया, फिर हमारे देश में आया। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत का जो मीडिया है वो किसी एक खास पार्टी के लिए एजेंडा चला रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं। वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक का मामला आया इलेक्शन के दौरान। कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं कोई सियासी भूचाल नहीं। लेकिन बिहार की राजनीति में जो जेडीयू की भूमिका है पिछले कई दशक से, वो भाजपा भी देख रही है। तो दरअसल बीजेपी को और जो राजद का जो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन, उसको कैसे कमजोर करना है, कैसे तोड़ना है, इसको लेकर के पूरा ये सियासी जो हलचल है मचा हुआ, वो सब इसी के इर्द गिर्द है। ललन सिंह का जो इस्तीफा है, ललन सिंह को लेकर के बराबर बिहार की राजनीति में ललन सिंह जो जेडीयू में है, नीतीश कुमार और ललन सिंह के संबंधों पर चर्चा होती रही है। पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा गए तो ललन सिंह ही उनके टारगेट में रहे हैं। आज उनका भी बयान आया है, शायद वे थोड़े बहुत खुश भी है। लेकिन ये तो जो 2-4 दिन का मीडिया का की जो रिपोर्ट्स है उसको देखिए, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार जा रहे हैं बीजेपी में, तमाम तरह की चीजें, आज सूद बदला हुआ सा लग रहा है। तो ललन सिंह के इस्तीफे की जो खबर है या नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने की तमाम जो खबरें हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, वो हुआ है। और नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं आज पार्टी के अंदर, ये फैसले गोदी मीडिया को नहीं पच पा रहा है, या जो भाजपा है और एनडीए के जो नेता है उनको नहीं पच पा रहा है। अगर यही फैसला मोदी लेते तो मास्टर स्ट्रोक होता, लेकिन नीतीश ले रहे हैं तो वो गोदी मीडिया के लिए अपच कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है, 2015 के बाद जो उनकी सियासत रही है और जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उसी के आधार पर जो अटकलें और अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि जब 2015 में बीजेपी को हराया था नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ मिलके, उसके बाद उन्होंने शरद यादव को रिप्लेस किया था पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, और फिर उन्होंने कुछ ही महीने बाद वो बीजेपी के साथ चले गए थे। तो एक जो आप देखेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हैं वो मिल रही हैं, चाहे वो ललन सिंह को जिस तरीके से हटाया गया है और जिस तरीके की बातें हो रही हैं। जब नीतीश कुमार बिहार में पटना में मीटिंग करते हैं तो नारे लगते हैं कि हमारा पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा, और नीतीश कुमार कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर इंडिया गठबंधन में आता है कि नीतीश कुमार नाराज है, नाराज है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको नीतीश कुमार काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं? हाँ, ये बात तो कही जा रही है कि नीतीश को जिस स्ट्रांगली जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए इन तमाम चीजों पर, वे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि रही है लगातार पार्टी बदलने, पार्टी नहीं मतलब कभी राजद के साथ और कभी बीजेपी के साथ जाने को लेकर के, तो बिहार की जनता में उनको लेकर विश्वास की कमी तो जरूर रही है, अभी भी आशंकित है। बल्कि बीजेपी के साथ छोड़ करके और राजद में आए, उसके बाद से ही तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे।
अगर गांव में भी अगर बात करते किसी से तो वो तरह तरह की बातें उठती रही, अफवाहें उठती रही हैं। तो नीतीश कुमार की छवि जरूर बनी है कि वो पलटी मार करते हैं, पलटी मार और कुर्सी कुमार तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है, लेकिन ये सब मीडिया का किया हुआ है। दरअसल राजनीति में और प्यार में कहते हैं कुछ भी, युद्ध में सब कुछ जायज है। तो कहने का आशय है कि राजनीति जरूर कभी राजद के साथ और कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए, लेकिन पूरे जो उनका कैरियर है, राजनीतिक कैरियर, उनको उसको उठाकर देखिए कि नीतीश कुमार ने भले बीजेपी के साथ गए, लेकिन कभी जो समाजवादी पृष्ठभूमि उनकी है, जो जेपी आंदोलन से निकली हुई जो उनकी पृष्ठभूमि है, या जो कभी सांप्रदायिक उनके भले बीजेपी के साथ गए, लेकिन सांप्रदायिक जो पॉलिसी रही है उनकी, जो एजेंडा रहा है, उसके साथ वो कभी खड़े नहीं हुए, स्ट्रांगली कभी खड़े नहीं हुए। उनका स्वाभाविक गठबंधन राजद के ही साथ रहा है। वो ठीक है कि बीच बीच में खटपट हुआ है, लेकिन ये भी बात स्वाभाविक है कि जब धुआं उठा है तो आग कहीं लगी होगी, ये लोग कह भी रहे हैं। आपने ये बात कही कि स्वाभाविक गठबंधन जो है राजद के साथ रहा है, लेकिन लंबे समय तक तो बीजेपी के साथ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, बीजेपी के साथ रहे। इसको लेकर नाराजगी लोगों में रही है। सिर्फ इस बिहार मतलब बिहार का नहीं कहा जा सकता कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर आप लोग साथ थे, या फिर सामाजिक न्याय की राजनीति का जो बैकग्राउंड है वो साथ है। लंबे समय तक आप जिसके साथ रहते हैं उसकी राजनीति को लेकर के तो सवाल होंगे ना। आप एक समय नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और फिर जो है उन्हीं के जो है आप देखें कि उनके साथ मिलकर के आपने राजनीति की, काफी समय तक जो है सरकार चलाई बिहार में। तो अब चूंकि चुनाव के, मेरा नया सवाल मैं आपको देता हूं कि नया सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो इंडिया गठबंधन में क्यों रहे? नहीं, देखिए इसके पहले जो बैठकें हुई है उसमें सभी बड़े नेताओं ने कहा है, खड़गे साहब से लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी और ममता बनर्जी से लेकर सभी लोगों ने कहा कि हमें पद की चिंता नहीं है, हमें पद नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद हो या कोई भी पद। ये सभी बड़े नेताओं ने स्वीकार किया था। दरअसल जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं या जो पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के डेट में, देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। अगर इस बार नीतीश कुमार चले गए या कोई भी जो बाकी इंडिया गठबंधन के साथ जो पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय के साथ हैं, अगर वे बीजेपी के साथ चले गए तो इस बार समाज उनको माफ नहीं करने जा रहा है। इसलिए कि ये लड़ाई सिर्फ पद और कुर्सी के लिए नहीं है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, संविधान बचाने की। और अगर इस बार 24 में बीजेपी आ गई तो ये सारे लोग नहीं बचेंगे। बीजेपी के साथ नीतीश गए 17 में, लेकिन खबरें ऐसी आने लगी, षड्यंत्र होने लगा कि इनकी पार्टी को तोड़ने की बातें होने लगी, ये खबरें आई और नीतीश वहां से निकले। जी, कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी ये कह सकती हैं कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं होगा, टीएमसी लीड करेगी, तो जो बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ये देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, तो फिर ममता बनर्जी को ये क्यों नहीं लगता है कि सबके साथ मिलकर के एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करें और जो है चुनाव लड़ें बीजेपी के खिलाफ? वो ये क्यों कह रही है कि टीएमसी ही लड़ सकती है, हमारा किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा? नीतीश कुमार भी तो ये सोच सकते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए दिक्कत क्या है ना, इंडिया गठबंधन के साथ, विपक्षी दलों के साथ यही दिक्कत है। अगर बीजेपी आज मजबूत हुई है तो इसी वजह से हुई है कि जो विपक्षी दल है वो एक नहीं हो रहे। एक समय था जब जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव हुआ करते थे और वो उधर कन्वेनर का काम करके सभी दलों को एकजुट करके और आगे राजनीति ले गए, राजनीति को। वो दौर चला क्या लग रहा है। आज जो स्थिति है, जो जिस संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, एक तरफ मजबूत पार्टी है जिसके ग्राउंड लेवल पर इतने बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, जिसके कई अनुषंगिक संगठन है जो दुष्प्रचार में लगा है, प्रचार तंत्र है, ईडी है, तमाम तरह की चीजें हैं। और दूसरी तरफ आपके पास न धन है न एकता है, तो एकता तो बनानी होगी। और सभी, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो छोटे बड़े दल हैं, उनको सभी को एक कदम पीछे हटना होगा।
अगर सभी महत्वाकांक्षा लेकर चलें कि प्राइम मिनिस्टर हम बने, कन्वीनर हम बने, तो फिर समझिए कि बीजेपी फिर 24 में आएगी और फिर अगली बार न संविधान बचेगा और न ये छोटे छोटे जो दल हैं वो बचेंगे, चाहे जदयू हो या राजद हो या ममता बनर्जी हो। तो इसलिए इन सभी को निश्चित रूप से महत्वाकांक्षा त्याग कर और देश बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भी और अखिलेश यादव से लेकर के और तमाम दलों को। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो समझिए कि इतिहास इन लोगों को माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल का ये भी है कि कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह जो है वो राजद के, लालू यादव के, तेजस्वी यादव के करीब जा रहे थे और उसके बाद जो है एक तरीके से ये फैसला लिया गया कि लल्लन सिंह को हटा करके पार्टी में जो एक तरीके से इस तरह की बातें आ रही हैं उनको लगाम लगाया जाए, नीतीश कुमार कमान संभाले। तो अगर एक पार्टी के साथ आप गठबंधन में हैं और कुछ लोगों के रिश्ते हैं, तो अगर लल्लन सिंह की करीबी दिख रही थी तो उससे क्या खतरा था? देखिए, राजनीतिक हलकों से तो इस तरह की बातें पिछले कई महीनों से भी और दिनों से भी आती जा रही है। लल्लन सिंह को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे, उपेंद्र कुशवाहा गए तो उनकी नाराजगी भी रही है और दरअसल बहुत कुछ जो अफवाहें वो मीडिया द्वारा निर्मित की गई है, ये उसमें बहुत कुछ सच्चाई नहीं है। अब राजद के साथ या तेजस्वी यादव के साथ जब गठबंधन है तो स्वाभाविक एक दूसरे से मिलेंगे, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि पूरी सच्चाई इसमें है। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि जैसे 2016 में नीतीश कुमार ने जो है पाला बदला था, तो बीजेपी के साथ गए थे महागठबंधन से अलग होकर के, तो उनके पास समय था 2019 के चुनाव के लिए तैयारी करने का। 2017 के बाद 2 साल का समय था और इस समय एकदम चुनाव के करीब इस तरीके की बातें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या देखते हैं आप? जमीन पर क्या है, क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, तेजस्वी को लालू भी चाहते ही होंगे कि तेजस्वी सीएम बने, लेकिन लालू बहुत परिपक्व नेता है। उनके सामने आपने देखा उनके पूरे राजनीतिक करियर में कि कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया और बिहार के वे नायक रहे, गरीबों के नायक कहे गए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम है। लालू यादव इतने शुद्ध स्वार्थी नहीं है कि वो पद के लिए, बेटे के लिए समाज को धकेल दिया जाए अंधेरे में, भविष्य के गर्त में धकेल दिया जाए। ये मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव अंतिम समय में ऐसा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि पूरे करियर को देखिए, कभी इन पर ईडी, सीबीआई, क्या क्या प्रताड़ित मीडिया के द्वारा ट्रोल किया गया। अभी वर्तमान सरकार लगातार हमले कर रही है, ईडी के जरिए हो चाहे संपत्ति जब्त कर ली गई, लेकिन उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव डिगे नहीं। तो अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ इस वक्त में, जब वो जान रहे हैं कि देश संकट में है और संविधान खतरे में है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें पूरी सच्चाई। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई भी बाप चाहता है कि बेटा आगे बढ़े और तेजस्वी को भी आगे, तो भविष्य में तेजस्वी के पास लंबा राजनीतिक कैरियर है, वो आगे बन सकते हैं। और जदयू के बाद तो नीतीश कुमार के बाद जो आशंका व्यक्त की जा रही है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं कि जदयू का अस्तित्व नीतीश कुमार तक है, चूंकि उनके बाद जो सक्सेसर है वो उस तरह का मजबूत नहीं है, हो सकता है बाद में विलय भी हो जाए, इस तरह की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन उसमें दम मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव इस दौर में, इतिहास के इस दौर में, जब देश संकट में है, लोकतंत्र संकट में है, वो ऐसा कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। खैर, एक बात ये भी आ रही है सामने कि नीतीश कुमार की जो इमेज थी, आप देखेंगे कि जब वो बीजेपी के साथ थे तो इतनी भर्तियों को लेकर के जिस तरीके का एक माहौल बना था, शिक्षक भर्ती हो, जाति जनगणना हो, तो कहा यह जा रहा है कि जाति जनगणना से नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक मजबूत किया है। एक तरह से फिर से अति पिछड़ा वोट पर उन्होंने एक पकड़ बनाई है, सच्चाई सामने लाके किसकी कितनी आबादी है। दूसरा, शिक्षक भर्तियों के जरिए यूपी के युवा बिहार में नौकरी करने आ रहे हैं, एक अलग परसेप्शन बना है कि कहाँ मंदिर की बात हो रही, कहाँ नौकरी की बात हो रही है। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को सुधारा है
अपनी छवि को सुधारा है और वो हो सकता है कि विधानसभा भंग कर दें या रिजाइन कर दें और नए सिरे से चुनाव का सामना करें। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें थोड़ी-सी आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, नीतीश ये फैसला नहीं, ले सकते हैं? ये देखिए, ये बात ज़रूर है कि जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है बिहार में, उसने बेजोड़ काम किया है। मतलब मिसाल है पूरे देश का। जाति आधारित गणना करा करके देश का ये पहला स्टेट है जो इस तरह का दुस्साहसिक कदम उठाया और फैसला, कठोर फैसले लिए, जिसे अगर मोदी जी करते तो उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता। लेकिन नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जातिगत जनगणना, जाति आधारित गणना कराई और देश को एक संदेश दिया और एक उदाहरण पेश किया। और जिस तरीके से इस दौर में 14 के बाद ये बिहार पहला स्टेट है जो जो इतनी बहाली लगातार 1 साल के अंदर शिक्षकों की बहाली पहले छठे चरण में हुई, लगभग 45-50 के आसपास हजार शिक्षकों की। फिर 7वें चरण में 1,20,000 और फिर 1 लाख के आसपास बीपीएससी से। और जिस तरीके से लगातार काम चल रहा है, बहालियां हो रही है, तो निस्संदेह लोगों में इस सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है। और कई जगह तो ऐसी भी चर्चा है कि अगर इस सरकार को हटा दी, दूसरी सरकार आएगी, तो जैसे यूपी में 50 साल में पुलिस को देखा जा रहा है कि उसको जबरदस्ती रिटायर करने की बातें हो रही हैं और इस तरह की तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तो ये आशंका व्यक्त की जा रही है। छवि बनी निसंदेह, लेकिन इससे जीत जाए ये संभव नहीं है। देखिए, राजनीति बिहार की अलग है। आप गांव में जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने शिक्षक की नौकरी ली है, लेकिन नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। उसके कई कारण हैं। और बिहार में दरअसल जातीय जो एक क्लैश है निचली जातियों में भी। अब लीजिए बढ़ई है या जो लोहार है या और भी जो पिछड़ी जातियां जिसकी बात आपने कही है, उसमें आप अगर बात करेंगे तो सिर्फ जाति आधारित गणना करा लेने से और शिक्षक बहाली से भी वोट दे दें, ऐसा संभव नहीं। इसका एक मूल वजह है कि पिछड़ी जाति में जो डोमिनेंट जाति है, जो लालू प्रसाद की जाति है, उनका जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि वो निचले तबके के लोगों को मारपीट करना, उनको प्रताड़ित करना। तो जब तक लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या यादव समाज जो पिछड़े और दलित समाज के एक नेतृत्व दिया बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने में। अगर वे पीछे गलतियां जो उन्होंने की लालू के रीजन में, अगर वो गलतियां करते रहे तो फिर मुश्किल है। सिर्फ जाति आधारित गणना करा लेने से और शिक्षक बहाली से नहीं होगा। आप जब जमीन पर जाएंगे तो आपको जमीनी हकीकत का पता चलेगा। ये सब बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ ये तेजस्वी यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए 2020 के चुनाव के बाद उनके विधायकों की संख्या कम हुई है जिस तरीके से, तो बार्गेनिंग की हैसियत भी उनकी कम हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि इसलिए भी नीतीश कुमार जो है चुनाव में जा सकते हैं। नहीं, ये अभी देखिए, अगर ये चले जाते हैं चुनाव में, अभी जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। सामने लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव का कोई मतलब नहीं है कि वो उसके लिए कदम उठाए। आखिर क्या मजबूरी है इनके सामने, इनके पास कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, घातक कदम? ये सब पूरी तरह वाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और मीडिया का सारा क्रिएट किया हुआ है। यही अगर दूसरे बीजेपी में होता तो ये इतना हैवॉक क्रिएट नहीं किया जाता और नहीं इस तरह की चीजें चलती। अफवाहें लगातार चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि नीतीश कुमार का यह कदम एक प्रेशर पॉलिटिक्स, मनोवैज्ञानिक दबाव राजद के ऊपर भी बनाने की हो सकती है और उधर इंडिया गठबंधन के ऊपर बनाने की भी हो सकती है। क्योंकि मेरे तो दर्शक जुड़े हैं, वो अपने सवाल रख सकते हैं, 1-2 सवाल हम ले लेंगे। आप अगर संतोष सारंग जी से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आखिरी के 1-2 सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि बीजेपी की बिहार में इस समय स्थिति क्या है? ग्राउंड पर क्या उसके पास सपोर्ट है? क्या वो इस स्थिति में है कि वो राम मंदिर के सहारे बिहार में कुछ ऐसी, मतलब आधी से ज्यादा सीटें जीत ले, 20 के करीब, या जो पिछला प्रदर्शन है वो दोहरा सके? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अगर जदयू और राजद एक साथ अगर चुनाव मतलब इंडिया गठबंधन अगर एक साथ चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई समीकरण हैं, वो उस पर लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ हम जरूर कहेंगे कि बीजेपी के पास संसाधन है, कार्यकर्ता है और कई ऐसे संगठन हैं जो जमीनी स्तर पर अफवाह फैलाते हैं
लोगों में भ्रम फैलाते हैं, और राम मंदिर और धर्म का जो एक वो मिजाज है वो लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजद और जदयू को सिर्फ रैलियां कर लेने से और वो सभाएं कर लेने से नहीं काम चलेगा। बीजेपी के समकक्ष खड़ा होना होगा, जो पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है, जो जिसके संगठन दिन रात चुपचाप लोगों के दिमाग में धर्म का जो जहर है वो बो रही है, तो वहां आपको भी करना होगा। लेकिन हाल के दिनों में एक अच्छी बात यह हुई है कि कर्पूरी जी पर जो लगातार जदयू और फिर ये भीम सभा करके भीम पर जो कार्यक्रम कर रही है, हाँ, राजद और जदयू का, ये एक अच्छी पहल है। तो इन लोगों को जाना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा बूथ स्तर पर, और जिनके दिमाग में जो SC ST OBC के लोग हैं, बहुजन जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, उनके दिमाग में जो धर्म का जो जहर है वो जो बोया जा रहा है उसको हटाना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं। पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार शरीफ का दंगा है, या फिर बाद में अभी 1-2 छिटपुट घटनाएं हुई हैं, और जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार बोलते रहते हैं हलाल और जो है झटका और इस तरीके की चीजें, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या बिहार में बीजेपी के लिए राम मंदिर ही मुद्दा होगा, या फिर कुछ और भी मुद्दा है, या फिर जो नौकरियां हैं, जो शिक्षक भर्ती है, या जाति जनगणना का मुद्दा है, वो काफी है जेडीयू आरजेडी के लिए? देखिए, बिहार में फिर मैं वही कहूंगा कि अगर ये लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े तो बीजेपी के लिए बिहार मुश्किल होगा। राम मंदिर लोग समझने लगे हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, वो मुद्दा लोगों को कचोट रहा है भीतर भीतर। ये जरूर है कि राम मंदिर को एक काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाएंगे। लोग समझने लगे हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, जो पिछले जब मंडल का दौर चला, फिर कमंडल आकर के कैसे लोगों का के दिमाग में एक धर्म के प्रति लोगों का रुझान इन लोगों ने बढ़ाया, और उसका लाभ क्या मिला। लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ आदमी झूठ बोल रहा है दिन रात, जो वादे कर रहे हैं वो निभा नहीं रहे हैं। अभी खिलाड़ियों का जो मसला आया, इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जो लोग देख रहा है कि यह सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है। वो एम्स का मसला आया कि दरभंगा में एम्स बन गया है, बनकर तैयार है, ये प्रधानमंत्री ने बोला। दरभंगा के लोगों ने क्या नहीं समझा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, 140-46 सांसदों को हटा दिया गया। और एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जमीनी स्तर पर जैसे RSS, बीजेपी और बजरंग दल या बाकी संगठन काम कर रहे हैं, उस तरह जैसे भीम आर्मी जैसे संगठन है, मतलब जो अम्बेडकरवादी, फुले और पेरियारवादी संगठन है, दलितों में भी, पिछड़ों में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। जैसे वैशाली जिले की बात हम कर रहे हैं, वैशाली जिलों में और आसपास के जिलों में यादव लोगों में भी अम्बेडकर, फुले और पेरियार की जो विचारधारा है बहुत तेजी से फैल रही है, और बिहार के बहुत सारे हिस्सों में। तो ये विचारधारा की जो टकराहट है बहुत तेजी से, जितना जबरदस्ती जैसे ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो उधर से जय भीम के नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, पासवान जाति से है, वो एक दिन कह रहे थे कि बीजेपी के जो ये धर्म का जो वितंडा खड़ा किया हुआ है जय श्री राम का, जब से जबरदस्ती जय श्री राम कह करके ये हिंसक नारों में बदला है, तब से हम लोग जय सिया राम वाले लोग हैं, जबरदस्ती जय श्री राम कराते हैं। तो लोग समझने लगे हैं कि दरअसल ये राम मंदिर पॉलिटिकल इवेंट है, ये सिर्फ राम का इस्तेमाल चुनाव वोट जीतने के लिए कर रहे हैं। धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था कहाँ? आस्था होती तो प्रधानमंत्री का कद राम से ऊपर नहीं करते। राम तो कबीर के भी राम रहे हैं। यहीं पर एक सवाल बनता है जो आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की स्थिति खराब है बिहार में, और आप देखेंगे कि बीजेपी खास तौर पर हिंदी बेल्ट में जो है गिर गई है, और लगभग उसको 100% परफॉर्मेंस देना होगा अगर वो सत्ता में आना चाहती है। तो हम ईवीएम की बातें अभी साइड में हटा देते हैं, आपको 100% परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अगर हाथ मिला लेती है तो उसके लिए बिहार में वापसी आसान हो जाएगी, वो बेहतर कर पाएगी? तो शायद इस वजह से भी बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ बुला ले। देखिए, बीजेपी तो चाह ही रही है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। राजद जा नहीं सकता बीजेपी के साथ, एकमात्र विकल्प नीतीश ही बचते हैं। नीतीश के बिना बीजेपी को यहाँ जीत विजयी हो पाना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि बीजेपी के पास कौन लीडर, कोई उस तरह कद्दावर लीडर नहीं है जो जिनमें जनता के बीच उतनी पकड़ हो। ठीक है, संगठन है, केंद्रीय जो नेता है उनके बल पर ये चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन नीतीश के भरोसे ही ये चुनाव जीत सकते हैं। नीतीश को लेकर के, नीतीश के बिना मुश्किल है। इसलिए जो इनका प्रोपेगेंडा मशीन है, जो प्रचार तंत्र है, वो दिन रात ये अफवाहें फैलाते रह रहा है कि देखो बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया, तो तरह तरह की चीजें, तो ये तो जा ही रहे। आखिरी सवाल ले लेते हैं कि अगर आप नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं बीजेपी के साथ, एक केस मान लीजिए, अगर ऐसा वो फैसला लेते हैं कि बीजेपी के साथ चले जाते हैं बिहार, तब राजद कितना सक्षम है कि वो फाइट कर पाए? क्योंकि आप पिछली बार भी थोड़े समय के लिए सत्ता में थे, फिर एक बार सत्ता में हैं, तो क्या सांगठनिक तौर पर राजद की तैयारी है? क्योंकि अगर आप देखें कि लालू यादव का जो इतिहास रहा कि जब रथ यात्रा लेकर आडवाणी निकले थे तो लालू यादव ने ही उनको समस्तीपुर में गिरफ्तार किया, एक तरीके से उस बवंडर को रोका, और एक बार फिर से जो माहौल खड़ा करने की कोशिश है टीवी अखबार के जरिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि लालू यादव को एक बार फिर से बड़ी ऐतिहासिक भूमिका, मतलब समय इंतजार कर रहा है अगर कुछ बिहार में बदलाव होता है तो? नहीं, राजद देखिए, अगर नीतीश चले भी जाते हैं बीजेपी में, तो राजद एक मजबूत यहाँ जनाधार वाली पार्टी है। और जो बीजेपी से खफा लोग हैं, नीतीश अगर चले जाते हैं तो नीतीश का वोटर नहीं है, ये नहीं है कि वो बीजेपी में चले जाएंगे। जो सामाजिक न्याय वाले लोग हैं, जो ये समझ रहे हैं कि देश बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, वो लोग नहीं जाएंगे। तो राजद मजबूत है, वो लंबी पारी खेलने वाली पार्टी है। अब ये अलग इशू है कि ईडी भिड़ा करके तेजस्वी को आप जेल भेज दें, पूरी पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद राजद ही तो विकल्प है यहाँ की जनता के सामने। जो सामाजिक न्याय की धारा है वो तो राजद से होकर बहती है। जो आज नीतीश कुमार है, नीतीश पर आज भी बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। मैं अभी 2-4 दिन पहले बेगूसराय गया था, वहां चाय वाले से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने इस सरकार की प्रशंसा की, लेकिन प्रशंसा नौकरी और जातिगत जनगणना को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो पर विश्वास उतना नहीं है, तेजस्वी अगर आगे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम लोग ज्यादा अधिक पसंद करेंगे। मतलब इस सरकार से वो खुश है, क्योंकि नौकरियां दे रही है सरकार, जनगणना करा रही है, जातिगत गणना करा रही है या कराया, लेकिन उसके बावजूद आज भी विश्वास नहीं है। अगर मीडिया में हवा बनती है नीतीश को लेकर, तो लोगों को लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव को लेकर अफवाह उड़ाई जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है ऐसा उन लोगों का। बिल्कुल, आपने जो रिकॉर्ड की बात की वही बात जो है नीतीश कुमार के खिलाफ चली जाती है। जब भी कोई बदलाव होता है पार्टी में तो ऐसा लगता है कि शायद नीतीश कुमार फिर से जो है इधर उधर करेंगे, लेकिन निगाहें उन्हीं पर हैं, क्योंकि अगर बिहार में जो है कुछ उलटफेर होता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। संतोष जी, आपने हमें समय दिया और एक अच्छी चर्चा रही, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए हमारे दर्शकों को, हमारे चाहने वालों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हर रोज हम लोग सुबह 9 बजे और शाम के 6 बजे लाइव होते हैं और दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। आज क्योंकि ललन सिंह का इस्तीफा एक बड़ी खबर थी, तो 4 बजे हम संतोष सारंग जी के साथ जुड़े, जो बिहार के बड़े जानकार हैं, वहां की राजनीति को समझते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया संतोष जी। नमस्कार।